हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे 2020 का पेपर जिसके हमने एमएसक्यू पार्ट छोड़ रखे थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 तक इस वीडियो में हम कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36। ओके, ठीक है। तो हमें 36 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। हमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और वी कैन से मास फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई होंगे वो डिस्क्रीट होंगे। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को देखते हैं कि एफ एक्स वाई क्या दे रखा है। दिस थिंग इक्वल टू एक्स प्लस वन सी वाई। ठीक है, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 16 सी एक्स। ओके, 1/6 रेज टू द पावर वाई, 5/6 रेज टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस वाई एंड 1/2 रेज टू द पावर 16। ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ ऐसा सा दे रखा है। ओके, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अब इसकी रेंज वगैरह जो दे रखी है उसके ऊपर देखते हैं। तो इसने y के बारे में बोला है कि y रनिंग फ्रॉम 0 से लेके x प्लस वन। ठीक है, तो इसने देखो दो बातें बोली है यहाँ पे। एक तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है, उसके बाद y के बारे में बोला कि डिस्क्रीट है और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि x हमारे पास जो दूसरा रैंडम वेरिएबल था वो अपनी वैल्यू ले रहा था 0, 1, 2 एंड सो ऑन 16 तक। ठीक है, तो इसकी रेंज देख के और इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और वी कैन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो दे रखा है इनको थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NCX, अगर मैं x प्लस वन को n ले लेता हूँ, ठीक है, और y को x ले लेता हूँ, तो NCX, इस वाले फैक्टर को भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, इसके ऊपर आओ। यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वन इज n एंड y इज x, सो n माइनस वन, n माइनस एक्स। ठीक है, इसको कंपेयर करके देख रहे हैं हम। ठीक है, इसको जस्ट कंपेयर करके देख रहे हैं। 1/6 रेज टू द पावर y, इसको भी कंपेयर करके देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहला फैक्टर है x प्लस वन सी वाई, 1/6 रेज टू द पावर y, 5/6 रेज टू द पावर x प्लस वन माइनस वाई। अगर ये तीन फैक्टर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, हमें बेसिकली जो y रैंडम वेरिएबल था उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख रखा है। ठीक है, और इसको अगर हम कंपेयर करें जो हमने स्टैंडर्ड पर रखे हैं तो उनमें क्या था। अगर हम बाइनोमियल का देखते थे, अगर हमारे पास x रैंडम वेरिएबल था जो बाइनोमियल n p को फॉलो कर रहा होता था, तो हम उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखते थे NCX p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x। तो यहाँ पे n की जगह पे है x प्लस वन और x की जगह पे है y, और जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 रेज टू द पावर मतलब 1/6। ओके, तो अगर हम y को देखना चाह रहे हैं तो y हमारे पास एक बाइनोमियल को फॉलो कर गया। सबसे पहली बात, जिसमें n फैक्टर था उसकी वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वन, और p की होगी 1/6। ओके, दूसरे फैक्टर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 16 cx 1/2 रेज टू द पावर x इंटू 1/2 रेज टू द पावर 16 माइनस x। तो 1/2 बेस से पावर ऐड होगी, तो 1/2 की पावर 16। सो यहाँ से जब हम इन फैक्टर्स को थोड़ा सेपरेट करके देखा तो हमें पता चला कि जो x रैंडम वेरिएबल था और y रैंडम वेरिएबल था, x का डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास बाइनोमियल विद n वैल्यू इक्वल टू 16 एंड p वैल्यू इक्वल टू 1/2। और जब y की बात कर रहे हैं तो वो भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था, जहां पे y का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, n की वैल्यू थी वहां पे x प्लस वन और p की वैल्यू थी 1/6। ठीक है, इस डेंसिटी फंक्शन या फिर इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को देख के हम ये चीज समझ पाए। और एक्स और वाई के बारे में इसने बोला था कि इसकी रेंज कुछ ऐसे रहेगी। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझने की थी कि यहाँ पे हमारे पास जो y का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि x अपनी कुछ वैल्यू ले रहा होगा, जो बाइनोमियल फॉलो कर रहा था वो अपनी कुछ वैल्यू लेगा, उसके बाद उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारे पास y की वैल्यू आएगी। सबसे पहली बात जो यहाँ पे समझने की वो ये थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि पूछा क्या है इसने। देखो एमएसक्यू है तो कितने भी सही हो सकते हैं, 1 2 3 4, कितने भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसने सबसे पहले ऑप्शन में बोला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू 3/2, दूसरा है वेरियंस ऑफ y इक्वल टू 49/36, सी ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ xy इक्वल टू 37/3 और डी है वेरियंस ऑफ x इक्वल टू 3। तो अगर मैं इनको सोल्व नहीं करता हूँ, स्टार्टिंग के दो फैक्टर हैं y वाले, इनको भूल जाता हूँ, इनको बाद में करेंगे। एक्स वाई वाले को भी थोड़ा साइड में रख लेते हैं, डी ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं, मतलब सॉल्यूशन पे जाए बिना। देखो मतलब एग्जाम में टाइम बचाना है तो एकदम काम रख के बस चीजों को समझना है, जो दे रखा है उसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करना है कि हाँ कैसे कैसे क्या दे रखा है, उसको बिना पेपर पे लिखे हम कितना समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वेरिएंस ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो अभी हमने एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने देखा, वो क्या था, बाइनोमियल विद n वैल्यू इक्वल टू 16 एंड p वैल्यू इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अगर मेरे पास बाइनोमियल np होता था तो वेरिएंस होता था npq। ठीक है, तो 16 इंटू 1/2 इंटू 1/2, वैल्यू कमिंग आउट टू बी 4। सो इसका वेरिएंस 3 तो नहीं हो सकता, सो डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास बड़ा सा दे रखा था उसको हम बिना सोल्व किए बस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा समझ के हम एक चीज देख पाए कि जो एक्स था वो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था, और बिना पेन पेपर का यूज किए हमने वेरिएंस जो एक्स था उसको 4 दिखाया। दैट मीन्स डी ऑप्शन गलत हो गया। देखो थोड़ा टाइम बचाना होता है वहां पे। तो अगर तुम इतना एनालाइज कर पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन को समझ के अगर एनालाइज कर गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो ऑन पेपर तो हो ही जाएगा।
अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और वेरिएंस ऑफ वाई और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, इनके ऊपर बात करते हैं। तो अभी हमने देखा है कि जो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्स अपनी कुछ वैल्यू ले रहा होगा, उसके बाद वाई अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से लेके x+1 तक। तो x अपनी कुछ वैल्यू ले रहा होगा, उसके बाद हम y के लिए एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर पाएंगे कि x की सम वैल्यू थी से 5। ठीक है, तो y फॉलो कर गया बाइनोमियल 5,1/6। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन x के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास अगर हमें ये फैक्टर्स निकालने होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, अगर ये चीजें निकालनी होती है तो इसके हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जो मैंने आगे लिखे हैं उनको सभी अभी इस क्वेश्चन के साथ में याद कर लेंगे क्योंकि वो यूज होते हैं, जिनमें से एक दो तुमने पहले भी पढ़े होंगे। ओके, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे बस मैंने समझा रखा है कि हमारे पास जब इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लिख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, x+1c(y) 1/6 रेज़ टू द पावर y 5/6 रेज़ टू द पावर x+1 - y। ओके, ये y का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा था। फिर x का डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है 16cx 1/2 रेज़ टू द पावर x 1/2 रेज़ टू द पावर 16 - x। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को थोड़ा सेपरेट करके लिखा x और y का डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे y का डिस्ट्रीब्यूशन x के ऊपर फॉलो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं, सभी इन फॉर्मूलाज को देखेंगे और इसको याद करेंगे। मतलब तुमने पढ़े भी होंगे, फॉर्मूलाज काफी बार पढ़े होंगे, मतलब एफएमएस में भी दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में एक और क्वेश्चन आया था जो 3rd नंबर पे मैंने लिख रखा है, इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन आया था जो प्रीवियस ईयर में करवा चुका। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अगर हमारे पास निकालना होता है, सो दिस थिंग कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या था, जो y का डिस्ट्रीब्यूशन था वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा, तो हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाली अंडर सम गिवन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, फिर हमने उसकी प्रॉपर एक्सपेक्टेशन निकाली कि हाँ वो कितनी एक्सपेक्टेशन मतलब चेंज हो सकती है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालने का, इसको याद करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला इसको याद करना है, इसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे बात करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, दिस थिंग विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, कि मतलब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो अब y कहाँ पे डिपेंड कर रहा था, x की किसी वैल्यू के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम y की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे कि हाँ ये y कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी, उसके बाद इस प्रॉपर उस पूरे जो भी हमारे पास फंक्शन बनेगा उसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ y व्हेन x इज टेकिंग सम वैल्यू, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा y की, कब, क्योंकि हमारे पास y था वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, जो तुमने काफी बार पढ़ा होगा, कि वेरिएंस ऑफ y दिस थिंग इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। ठीक है, काफी बार पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो हम इन 3 फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि x हमारे पास बाइनोमियल को फॉलो करेगा 16,1/2 को, और y बाइनोमियल x+1, 1/6 को। तो जो x था उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 16 into 1/2। ओके, दैट थिंग इक्वल टू 8। ओके, इसका वेरिएंस हो गया 8/2, दैट इज 4। ठीक है, उसके बाद हमने बात किस पे करनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। ठीक है, अब y गिवन x मतलब x अपनी कोई वैल्यू ले रहा होगा, उसके बाद उसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। दैट मीन्स हमें ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है y की, जब x अपनी कोई वैल्यू ले रहा होगा। यहाँ पे देखो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे यही कर रहा है। तो ये जो अंदर जो फैक्टर है यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x, इसका मतलब इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। ठीक है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, x+1 into 1/6। ठीक है, सो x+1 into 1/6। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 को मैं बाहर लेके आया, तो 1/6 एक्सपेक्टेशन ऑफ x+1। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेशन सेपरेट हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1। अब 1 एक कांस्टेंट है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी क्योंकि हमने ऊपर अभी देखा। सो 8 + 1 दैट इज 9, 9 डिवाइडेड बाई 6 दैट इक्वल टू 3/2। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ गया हमारा 3/2। सो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के ऊपर आते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला वापस देखेंगे। तो वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ y गिवन x। तो ये चीज हमने अभी देखा कि एक्सपेक्टेड ऑफ y गिवन x क्या हो गई, x+1 डिवाइडेड बाई 6। ओके,
और वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का NPQ, सो x+1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5/6। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमें पता है, अब इनके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x+1 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस वेरियंस ऑफ x+1 इंटू 1/6। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर लेके आ गए, तो 5/36 एक्सपेक्टेशन ऑफ x+1 प्लस वेरियंस ऑफ x+1 इंटू 1/36। ठीक है, वेरियंस ऑफ ax क्या होता था, a² इंटू वेरियंस ऑफ x, उसका यूज किया हमने यहाँ पे। तो वेरियंस ऑफ x+y हमारे पास आ गया, क्या वेरियंस ऑफ y आ गया हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ x+1 इंटू 5/36 प्लस 1/36 इंटू वेरियंस ऑफ x+1। अब इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी देखा था पीछे वाले में, इसकी वैल्यू 9 आनी थी, तो 8+1 दैट इज 9 प्लस 1/36, इसका जब हम वेरियंस निकालेंगे तो कांस्टेंट वाली टर्म का तो 0, तो इसका क्या हो गया, वेरियंस ऑफ x। ठीक है, वेरियंस ऑफ x कितना था, अभी हमने ऊपर देखा 4। ठीक है, इनका यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 45 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, 5 इंटू 9 दैट इज 45 बाई 36 प्लस ये वाला फैक्टर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 36 दैट इक्वल टू 49/36। ठीक है, तो हमने वेरियंस ऑफ y निकाला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हुए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 49/36। सो बी ऑप्शन भी हमारे पास सही हो गया। ठीक है, अब सी ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं, तो सी ऑप्शन पे आते हैं। तो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था, उसका यूज करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या होता था, अभी फॉर्मूले पे वापस जाते हैं, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, दिस थिंग इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, ये करना होता है। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमने अभी अभी देखा है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये लिख रखी मैंने x+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसका यूज करेंगे, तो ये हो गया x इंटू x+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, 1/6 को बाहर ले आया, तो 1/6 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x² + 1, एक्सपेक्टेशन को सेपरेट किया, तो 1/6 एक्सपेक्टेशन ऑफ x² प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x² कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास वेरियंस भी है और मीन भी है, तो वेरियंस का जनरल फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x² होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x² प्लस वेरियंस ऑफ x। ठीक है, इनका यूज करेंगे, तो इनकी वैल्यू हमें पता थी ऊपर, इसका मीन तो हमें पता था, वेरियंस भी पता था, मीन था 8, वेरियंस था 4, इनका यूज किया मैंने, सो 64 + 4 दैट इक्वल टू 68। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आ गए, तो इस वाली वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हमें पता चल गई 68। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें पहले से पता थी 8, तो 8 + 68 दैट इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 6, इसको सोल्व किया तो आ गया 38/3। ठीक है, ऑप्शन में क्या था 37/3, तो ये गलत हो गया। सो हमारे पास इसके आंसर हो गए ए और बी। ठीक है, तो ये 2020 का क्वेश्चन नंबर 36 था, जो एमएसक्यू में आया था, जिसको मैंने बेसिक फॉर्मूलाज यूज किए, उनका यूज करके मैंने सिंपल सा सोल्व किया इसको, तो मेरे पास कुछ वैल्यू ये आई, और जिसके बाद फॉर्मूलाज मैंने यूज किए वो स्क्रीन पे है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को दोबारा देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और इनको याद करेंगे, क्योंकि ये काफी बार यूज होते हैं। ठीक है, तुमने मतलब प्रीवियस ईयर किए होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला तो काफी बार यूज हुआ होगा, नंबर 1 भी काफी बार यूज हुआ होगा, तो नंबर 2 भी याद कर लेंगे। ठीक है, ये था एक बेसिक, मतलब फॉर्मूला याद है तो, उसके बाद अगर नहीं याद है तो तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है, तो वाई इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ वाई, वो लिखेंगे, पूरा समेशन करेंगे, तो बहुत बड़ा सा सोल्यूशन होगा, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद है, जैसे मेरे को ये वाले पता था, तो मैंने इनका अप्लाई किया और सोल्व कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 36। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में हमें क्या बोला, हमें बोला है कि हमारे पास x1, x2 और x3 तीन रैंडम वेरिएबल हैं, तीनों आईआईडी है, नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में क्या बोल रखा है वो देखते हैं, तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसको देखते हैं। तो इसने बोला टी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे काई। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, हम कैसे डिफाइन करते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, और काई को हम कैसे डिफाइन करते थे। तो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में तुमने सबने पढ़ा होगा कि हम इनको कैसे डिस्क्राइब करते थे या फिर कैसे इनकी जनरेशन करते थे। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली, हमारे पास न्यूमरेटर में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और वी कैन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एक काई स्क्वायर वेरिएट विद उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हुए, उसका स्क्वायर रूट करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास क्यू सी ए टी होता था। एफ क्या होता था, ऊपर हमारे पास काई स्क्वायर होना चाहिए था, नीचे भी का स्क्वायर होना चाहिए था, और वो अपने अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड होने चाहिए थे।
तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। काई को बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते थे नॉर्मल वाले, उनका स्क्वायर करके समेशन कर देते थे। तो देखो बिना पेन पेपर उठाए हम डी ऑप्शन के ऊपर आते हैं सबसे सीधा, सबसे पहले डी के ऊपर आता है। तो अगर मैं डी के ऊपर आता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो समेशन किसका हो रहा है, आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके 3 एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई मेरे पास थे नॉर्मल 0,1 स्टैंडर्ड थे, इनका स्क्वायर करूंगा तो काई को फॉलो करेगा। लेकिन समेशन कहां से था, 1 से लेके 3 तक। इसने डिफाइन किया कि काई स्क्वायर को तो फॉलो करेगा, लेकिन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। लेकिन हम यहाँ से पे कह सकते हैं ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, क्योंकि 3 बार सम कर रहे थे, 1 2 और 3 के लिए सम कर रहे थे। तो ये वाला गलत हो गया, तो डी गलत हो गया। ठीक है, तो बिना पेन पेपर यूज किए डी गलत कर दिया। अब बात करते हैं ए बी सी के ऊपर। तो हम पेन बाद में उठाएंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले ट्राई वो करना है कि बिना पेन उठाए तुम कितना सोल्व कर सकते हो, क्योंकि उससे टाइम बचता है। स्क्रीन को देख के उसको थोड़ा समझ के अगर तुम टाइम बचा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑन पेपर होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि √2 इंटू x1, ठीक है। x1 था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो इन दोनों का समेशन किसको फॉलो कर गया, काई स्क्वायर को। ये दोनों स्टैंडर्ड थे, इनका समेशन काई स्क्वायर को फॉलो कर गया। अब ये यहाँ पे जो √2 था, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर मतलब x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पूरे के अंदर रूट था। तो अगर अब नीचे वाली टर्म को देखते तो क्या हो गया, काई स्क्वायर उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया और वो किसको रूट ले लिया उसका, तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास नॉर्मल, और नीचे क्या बन गया काई स्क्वायर विद इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके उसका रूट। तो बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2, ठीक है। तो ए भी सही हो गया बिना पेन पेपर उठाए, ठीक है। ए और डी हमने बिना पेन पेपर उठाए कर लिए। अगर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है कि इसको कैसे किया, इस रूट को नीचे लेके आए, बेसिक डेफिनेशन की, हम टी को कैसे डिफाइन करते थे, काई को कैसे डिफाइन करते थे, ठीक है। अब बात करेंगे बी और सी के ऊपर। तो ऑन पेपर तो कर ही देंगे, बिना पेपर भी कर सकते हैं इनको, लेकिन कैसे करेंगे थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम सीधा ऑन पेपर ही करते हैं, ठीक है। गलती होने के चांस है इसलिए ऑन पेपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन पेपर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला मैंने करके दिखा रखा है यहाँ पे, √2 x1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग। इस वाले √2 को नीचे लेके गए तो ऊपर नॉर्मल 0,1 था, नीचे काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर गया विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे काई स्क्वायर 2 कौन कौन सा फैक्टर, मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज को भूल जाओ, जो ये वाला है बस ये काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये वाला फैक्टर बन गया, और जो ये टी स्क्वायर को मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते थे जो बी ऑप्शन था। तो बी में इसने बोला कि रूट में 2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ x2 प्लस x3, ठीक है। तो जब जहां पे भी मोड वगैरह की बातें होती हैं उनमें थोड़ा सा सोचना होता है। तो देखो मोड की टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, सबसे पहली बात। अब इसने ऑप्शन में दे रखा था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करवाना है, तो हमें ये ट्राई करना है कि हम इसको टी की बेसिक डेफिनेशन में कैसे लेके आ सकते हैं। तो टी के लिए हमें चाहिए नीचे काई स्क्वायर वेरिएट होना चाहिए, वो अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड होना चाहिए, और उस पूरे को स्क्वायर रूट में लेना होता था। तो मैंने क्या किया, इस वाली जो नीचे जो टर्म थी, अब ये टर्म देखो मोड लगा रखा है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका जैसे मैंने स्क्वायर किया उसके बाद रूट ले लिया, तो स्क्वायर करके रूट लेना मतलब वापस से सेम यही टर्म आ गई, ठीक है। पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव वाला टर्म आएगा ही नहीं क्योंकि पहले इसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया मैंने, तो हमने किया कि अंदर वाली जो टर्म थी जो डिनोमिनेटर में था, इसको हमने स्क्वायर किया, उसको रूट ले लिया, तो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि पहले से डिफाइन कर रखा था। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि x2 प्लस x3 ये क्या होगा। तो x2 प्लस x3 जब भी हम इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल को फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, सॉरी विद मीन इक्वल टू विद मीन इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू 2, ठीक है। जो x2 था वो भी नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा था, और x3 भी नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा था। तो इनका सम करेंगे तो फॉलो करेगा नॉर्मल 0,2 को। अब देखो अब यहाँ पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया था, मतलब थोड़ा डिफरेंट था। वो क्या था कि x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, तो वो दो x2 था वो भी हमारे पास काई था, मतलब नॉर्मल था, उसका स्क्वायर किया काई बन गया। x3 भी नॉर्मल था, उसका स्क्वायर किया काई काई बन गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना होता है उसको उसके स्क्वायर से, मतलब ऐसे कुछ करते थे। तो हम यहाँ पे भी सेम बात करेंगे, तो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने किया सबसे पहले x2 प्लस x3 का मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया कि ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विद 0,2, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसका मीन मेरे को पता है 0,
इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो x2 प्लस x3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 उसका होल स्क्वायर, मतलब डिवाइडेड बाय रूट 2 करेंगे तो नॉर्मल को कन्वर्ट हो गया। मतलब दोबारा देखेंगे जो यहाँ पे टर्म लिख रखी है, ठीक है, मैंने इसको ढंग से नहीं लिखा, बस ये वाले टर्म देखेंगे, x2 प्लस x3 माइनस इसका मीन, जो मीन है 0 डिवाइडेड बाय, अगर मैं रूट 2 करता हूं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि y इक्वल टू x2 प्लस x3, ठीक है, x2 प्लस x3 को अगर मैं नया वेरिएबल दे देता हूँ y, सो y फॉलोइंग सम नॉर्मल 0,2, तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाय रूट 2 स्टैंडर्ड वेरिएट फॉलो करेगा। तो जो यहाँ पे रूट 2 था मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके आते हैं और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये नॉर्मल था स्टैंडर्ड वेरिएट, इसका स्क्वायर किया मैंने तो काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर वाला ये था नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएट, ठीक है, डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या बन गया, ऊपर वाले से जैसे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये T1 को फॉलो करेगा। सो दिस इज T1, ठीक है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन के ऊपर। इसने बोला एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता कौन सा है, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं। अगर मेरे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन थी, अगर मेरे पास काई स्क्वायर वेरिएट लेता हूँ, डिनोमिनेटर में भी काई स्क्वायर वेरिएट लेता हूँ, अब न्यूमरेटर में जो काई स्क्वायर वेरिएट था उसको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर वाले को भी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देता हूँ, और ये दोनों अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट भी होते हैं, इन दैट केस ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इसके ऊपर, तो x1 माइनस x2, ठीक है। तो अभी देखो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसा ही देखा है, ठीक है, दोबारा इसको देखेंगे, x2 प्लस x3 का देखा, यहाँ पे मतलब कुछ कुछ सेम सेम भी सेम सेम सी चीजें, ठीक है। तो अगर मैं x1 माइनस x2 को देखता हूँ तो ये मेरे पास नॉर्मल को फॉलो करेगा 0,1 को, x1 प्लस x2 भी नॉर्मल 0,2 को फॉलो करेगा। इनको मैं स्टैंडर्ड वेरिएट में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या बन गया, x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया, इसका स्क्वायर किया तो काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। इन्हें सिमिलर फॉर्म जो डिनोमिनेटर में होगा ये भी काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो इसको 1 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 1 से डिवाइड कर दिया, सो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर बच गया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 का स्क्वायर। सो दिस थिंग विल बी फॉलोइंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 1,1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल था, बस तुम्हें पता होना चाहिए था कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन था, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी नहीं था, मतलब देख के भी समझ में आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा समझना था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 था। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 38 पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, मतलब देखो इतना बड़ा सा दिख रहा है, तो आधे बच्चे तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी जो एमएसक्यू में आ रहे हैं वहां पे तुम्हें हर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, मतलब एक सजेशन है कि एमएसक्यू में 10 क्वेश्चन है तो उन हर क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना चाहिए, हो सकता है बहुत सिंपल दे रखा हो, क्योंकि देखो हमने 2019 के पेपर में किए थे, तो 10 क्वेश्चन के जो एमएसक्यू में आ रखे थे सारे सिंपल थे, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। इसमें भी हम कर रहे हैं, सारे सिंपल क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बस तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो छोड़ना नहीं है, वो लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा है, 4 ऑप्शन चेक भी करने हैं, तुम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार ये यूएन के लिए करना है, फिर यूएन के लिए ऐसे करना है, यूएन के लिए फिर वीएन के लिए, तो बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत छोटी चीजें होती हैं, बस तुम्हें थोड़े 1-2 क्वेश्चन तो टफ आ जाते हैं, टफ कहने का मतलब लेंदी आ जाते हैं, लेकिन इन जनरल लेंदी नहीं होते हैं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसने बोला कि मेरे पास कोई सीक्वेंस थी रैंडम वेरिएबल्स की जो आईआईडी थे, और जो x1 था, और वी कैन से जो रैंडम वेरिएबल था xn, वो या तो वैल्यू ले रहा था 0 या फिर ले रहा था 1, ठीक है। इसको देख के एक चीज समझ में आ रही है कि वो डिस्क्रीट है, जिसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ओके। फिर इसने बोला कि 0 होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दैट मीन्स 1 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, ओके। उसके बाद इसने बोला कि un है मेरे पास, वो है 1/n समेशन xi, ठीक है। vn के बारे में इसने बोला 1/n समेशन 1 माइनस xi स्क्वायर, ठीक है। तो इनके ऊपर बात करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा, इनसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, पहले तो 0 और 1। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 3/4। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो गया 3/4, वेरिएंस ऑफ x हो गया 3/4 माइनस, मतलब 3/4 इंटू 1/4 करेंगे तो भी आंसर आएगा, तो 3/16, ठीक है। बाइनोमियल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सॉरी
बर्नौली है ना, देखो बर्नौली हो गया, क्योंकि दो आउटकम है यहाँ पे, एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1, तो बर्नौली हो गया। तो इस बर्नौली के लिए इसका मीन हो गया पी, और वेरिएंस कितना होता है पी क्यू, तो 3/4 इंटू 1/4 कमिंग आउट टू बी 3/16। ठीक है, उसके बाद देखो इसके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज के बारे में। तो यूएन क्या हो गया, 1/n समेशन एक्स आई। सो ये हमारे पास क्या हो गया, जो समेशन एक्स आई करेंगे तो मतलब एक्स बार हो गया बेसिकली। तो एक्स बार असिम्प्टोटिकली नॉर्मल को फॉलो करेगा, जिसका मीन होगा 3/4 कोमा 3/16n। ठीक है, कैसे 3/4 मीन सेम रहेगा, वेरिएंस कितना होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन, सो 3/16 इंटू एन। ठीक है, तो हमारे पास इसका मीन और वेरिएंस हमने देख लिया, तो ये असिम्प्टोटिकली नॉर्मल को फॉलो कर गया यूएन। इसके बाद हम वीएन के ऊपर बात करते हैं। तो वीएन को इन्होंने डिफाइन किया कि 1/n समेशन 1 माइनस एक्स आई का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस चीज को देखते हैं, 1 माइनस एक्स आई का मीनिंग क्या हो गया। तो एक्स आई की वैल्यू या तो 0 हो सकती थी या फिर 1 होगी। तो 1 माइनस एक्स आई का मतलब वो या तो 0 होगी, लाइक एक्स आई की वैल्यू अगर 0 हुई तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, और अगर 1 हुई तो 1। तो बेसिकली जो अंदर जो टर्म लिख रखी है 1 माइनस एक्स आई, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो उस केस में बस प्रोबेबिलिटी रिवर्स हो जाएंगी। अगर xi की वैल्यू अगर हमारे पास 0 थी, उस केस में हमारे पास ये वाली टर्म 1 मिलेगी, दैट मींस 1 वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो रिवर्स हो गया है, तो बस सिमिलर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। तो vn का डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं असिम्प्टोटिकली इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर दैट इज मीन दैट इक्वल टू 1/4 कोमा 3/16n। ठीक है, वेरिएंस 3/16n ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो 1/4 इसका मीन हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर बात करते हैं फिर ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ un माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 1। तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज तुम्हें ये देखने की थी, जो यहाँ पे 1/100 दे रखा है, तो इस 1/100 का मीनिंग क्या है, तुम इसको एग्जैक्टली सोल्व करोगे या नहीं करोगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है। तो 1/100 का मतलब हो गया 0.01। ठीक है, यहाँ पे भी 1/100 का मतलब हो गया 0.01, दैट मीन्स एक बहुत ही छोटा नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यूएन जैसी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो यूएन होगा वो 3/4 को अप्रोच करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसका मीनिंग ये है सबसे पहली स्टेटमेंट का, कि जैसे एन टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, प्रोबेबिलिटी दैट यूएन इज अप्रोचिंग टू द पॉइंट 3/4 इज 1। ठीक है, अभी देखो यूएन कौन था, 1/n समेशन एक्स आई दैट इज एक्स बार। ठीक है, अभी हमने एक्स बार का मीन देखा कि एक्स बार का मीन हमारे पास है 3/4। तो हमें पता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग कि ये 3/4 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से बहुत कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सो ऑप्शन ए सही हो गया अकॉर्डिंग टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट लिख रखा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी दैट un माइनस 3/4 ग्रेटर देन 1/100 इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब ये इसको अप्रोच नहीं कर रहा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मतलब इसका मतलब हो गया ना कॉन्जुगेट पार्ट, और वी कैन से कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, तो ए और बी सही हो गए, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के ऊपर और डी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी में इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट रूट एन un माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 5/2। सो बेसिकली इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि यूएन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सीएलटी लगा रहे हैं। ठीक है, यूएन के ऊपर सीएलटी लगा रहे हैं, यहाँ पे वीएन के ऊपर सीएलटी लगा रहे हैं। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो इसने कुछ ऐसे गिवन था, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी यूएन माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1/√n। ठीक है, यहाँ पे था ना रूट एन को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया, तो ये हो गया 1/√n। सो प्रोबेबिलिटी यूएन माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1/√n लेस देन इक्वल टू 1। हमें कुछ इसके बारे में देखना था, हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को स्टैंडर्ड बनाना है। अब यूएन में देखो क्या था, मीन था 3/4, वेरिएंस था 3/16n। ठीक है, अब डिवाइड किससे करते थे, सिग्मा से। तो यहाँ पे डिवाइड किससे होना है, √3/4√n। ठीक है, √n हमारे पास है, तो हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, √3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय √3। ओके, तो इसको सोल्व किया तो ये z बन गया। सो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 4/√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 4/√3। अब यहाँ पे क्या गिवन था, 5/2, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 5 कितना होना था, 4/√3। ठीक है, 4/√3। अब ऐसे ही हम अगले ऑप्शन के ऊपर बात कर रहे थे। तो अगले जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पे क्या है, vn माइनस 1/4। सो मेन तो रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे √n है, बाकी सब सेम है। इसका वेरिएंस सेम था un और vn का। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 4/√3 है। तो सिमिलरली ऊपर वाला मतलब
मैंने दोबारा सोल्व नहीं किया, बस मतलब सी ऑप्शन सोल्व किया, उसके बाद मैं कंक्लूड कर गया कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे इसके ऊपर करेंगे √3/4 तो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन से डी भी आ रहा था, तो सी गलत हो रहा था तो डी सही हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 था, जो काफी सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर की और सीएलटी की। ठीक है, तो लिमिट थ्योरम बहुत ईजी है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना, इसमें दो ही लिमिट है, इनका एप्लीकेशन है, कभी इधर पूछ लेगा कभी इधर, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में इसने बोला कि मेरे पास एक्स कोई पॉइजन लैम्डा को फॉलो कर रहा था एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। हमें दो चीजें डिफाइन की, एक्स बार एक एस स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर हो गया 1/n-1 समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है तो तुम्हें पता है एन जो एस स्क्वायर वाली टर्म होती है हम इसको काई स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके कन्वर्जन के ऊपर आते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। तो अगर मैं एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ n-1 सिग्मा स्क्वायर से, तो वो काई स्क्वायर को फॉलो कर जाता है। ठीक है, तो एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 इनटू काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड किया, तो सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जैसे ही सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर गया तो ये स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉस होगा क्योंकि एक्स बार का हमने यूज किया, स्टैंडर्ड का हमने स्क्वायर किया, दैट मीन्स वो काई स्क्वायर। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉस दैट मीन्स n-1, सो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 काई स्क्वायर, n-1 डिग्री यहाँ पे होगा जो एस स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी लैम्डा, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था, तो लैम्डा बाय n-1 काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो जो एक्स बार था वो तो नॉर्मल को फॉलो कर जाएगा असिम्प्टोटिकली, लैम्डा कोमा लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। लैम्डा स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पे, मतलब वेरिएंस क्या होगा, एक्स बार का वेरिएंस क्या होता था, लैम्डा बाय n आएगा, ऐसा है ना, यहाँ पे लैम्डा बाय n आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, लैम्डा बाय n आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार हो गया अपने पास लैम्डा, और वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाय एम n-1 इंटू n-1 का स्क्वायर है। यहाँ पे का स्क्वायर का मीन कितना होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल, तो n-1 से n-1 कैंसिल हो गया तो लैम्डा आ गया। तो ऑप्शन डी हमारे पास था कि दोनों का मीन इक्वल होगा, तो हमने अभी प्रूव किया कि दोनों का मीन लैम्डा के इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल हो गए। अब ए ऑप्शन के ऊपर आते हैं, तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, तो इसके ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर हुआ यहाँ पे, तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ दिस टर्म। अब का स्क्वायर का वेरिएंस होता था 2n, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, तो इसका हो गया लैम्डा स्क्वायर इनटू 2n-1 डिवाइडेड बाय n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व किया, तो 2 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, और वेरिएंस था एक्स बार का, वो था हमारे पास लैम्डा बाय n, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा आएगा। सो लैम्डा बाय, तो यहाँ पे हम देख के इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो वेरिएंस होगा एक्स बार का वो एस स्क्वायर के वेरिएंस से कम होगा। ठीक है, इसके लिए तुम रैंडम वैल्यू पुट भी करके देख सकते हो, मतलब लैम्डा की कोई वैल्यू रख लो, एन की कोई वैल्यू रख लो, उससे तुम प्रूव कर पाओगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे एक चीज तो दिख पा रही है, तो ऑप्शन था इक्वल या फिर लेस देन, तो हमें लेस देन वाले के लिए चेक किया तो लेस देन यहाँ पे हो रहा था, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है तो थर्ड ऑप्शन, मतलब इन दोनों में से तो एक ही सही हो सकता था, डी सही हो गया। अब थर्ड ऑप्शन चेक करना है, हमें देखना है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार अटेन्स द सी आर लोअर बाउंड। तो अब देखो सी आर इनइक्वालिटी लगानी है, तो सी आर इनइक्वालिटी की एक जनरल फॉर्म होती थी, मैंने सोल्व नहीं किया है, बस मैंने लिख दिया, तुम इसको अप्लाई करके देख लोगे। तो अगर कोई भी मतलब कोई एस्टिमेटेड टी हमारे पास सी आर लोअर बाउंड को अटेन कर पाता है, तो उसको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, दैट कंडीशन इज डेल्टा लॉग एल। एल क्या हो गया, लाइक्लीहुड रेशियो, सॉरी लाइक्लीहुड फंक्शन, उसका लॉग लिया, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे अननोन कौन है, पैरामीटर कौन है, लैम्डा। अगर वो कुछ इस फॉर्म में आता है टी माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय जी लैम्डा, इन दैट केस टी लोअर बाउंड को अटेन करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे था हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखो, कुछ चीजें तुम्हें याद भी होती हैं, तो मैंने सोल्व नहीं किया, मतलब वो होता है ना कि हाँ लेजीनेस आ गई, और वी कैन से काफी बड़ा सॉल्यूशन है, मतलब तुम लाइक्लीहुड लिखोगे, उसको मैक्सिमाइज वगैरह करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इस फॉर्म में लेके आओगे। तो अगर तुम्हें कुछ फाइनल रिजल्ट्स याद होते हैं तो उनको याद भी रखो, जो बहुत जनरल होते हैं, कि जैसे पॉइसन का हो गया, बाइनोमियल का हो गया, नॉर्मल का हो गया, ये चीजें मतलब यूज हो जाती है, तो इनका फाइनल रिजल्ट याद रखो। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइसन था, तो हमें पता होता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स बार होता है उसका मीन लोअर बाउंड को अटेन करता है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रूव करना है तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे टी की वैल्यू एक्स बार की इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था,
तो कुछ चीज़ें हमें पता होती है, उनका एप्लीकेशन हमें खुद से यहाँ पे यूज़ कर लेना चाहिए, उससे टाइम बचता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। तो ये भी हमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसने क्या बोला कि हमें कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखे हैं 2, एक है एफ नोट, एक है एफ वन। ठीक है, इनके बारे में बाद में देखेंगे, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। ठीक है, फिर इसने बोला कि हमें यहाँ से एक रैंडम सैंपल उठाना है जिसका साइज 1 है। ठीक है, इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया, एक एफ नोट, एक एफ वन। फिर इसने बोला कि एक ऑब्जर्वेशन उठाई इस पॉपुलेशन से, जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स। अब इसने बोला कि हमें एफ नोट वर्सेज एफ वन के अगेंस्ट टेस्टिंग करनी है और अल्फा की वैल्यू है 0.05। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिजेक्ट करेगा, कि एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जो इसके लिए रिजेक्ट हो जाएगी, एच नोट के। एच नोट रिजेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जब अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, हमें एक रिजेक्शन रीजन निकालना है सच दैट उस केस में अल्फा की वैल्यू 0.05 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा जो एक्स है 0.05 दे रखा है, तो अगर हम क्रिटिकल रीजन जैसे हम डिफाइन करते थे, लाइक एनपी लेमा लगाते थे, तो हम क्या करते थे उसमें L1 डिवाइडेड बाई एल नोट ग्रेटर देन सम के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करते जाते थे। कंडीशन आ जाती थी सी की टर्म में, कि लाइक कोई हमारे पास आ गया समेशन एक्स आई का स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन सम सी, कुछ ऐसे आ गया, तो उसके बाद हम अल्फा का यूज करते हुए सी को फाइंड आउट करते थे। तो अगर हम यहाँ पे इसने अल्फा दे रखा है, एक कंडीशन निकालेंगे पहले, फिर अल्फा का यूज करते हुए सी को फाइंड आउट करेंगे। उस सी को फाइंड आउट करने के बाद हम बता सकते हैं हाँ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली चीजें उनके लिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग के ऊपर आते हैं। तो क्रिटिकल रीजन हम कुछ ऐसे लिखते थे, इसको ऐसे डिफाइन करते थे, एफ वन एक्स डिवाइडेड बाई एफ नोट एक्स। अब मैंने यहाँ पे लाइक्लीहुड नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन से जॉइंट प्रोबेबिलिटी होता था, लेकिन हमारे पास वेरिएबल एक है। तो फिर मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो 2x डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एफ नोट की वैल्यू थी 2x। ठीक है, तो 2x डिवाइडेड बाई 1 लेस देन सम k। ओके, सो x इज लेस देन सम k बाई 2। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा होता क्या है। तो अल्फा इज बेसिकली टाइप वन एरर। और टाइप वन एरर का मतलब क्या होता था, कि हमारा एक्स रिजेक्ट हो जाए और वी कैन से एक्स क्रिटिकल रीजन में आया गिवन दैट एच नोट सही थी। ठीक है, टाइप वन एरर ये होता था, रिजेक्टिंग एच नोट गिवन एच नोट। ठीक है, तो मैंने अल्फा को लिखा प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंगिंग टू क्रिटिकल रीजन अंडर एच नोट। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन एच नोट वाला यूज होगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन एच नोट का था 2x और x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा सकती थी। ऊपर जब हमने डिफाइन किया तो यहाँ पे आ गया जो क्रिटिकल रीजन था कि एक्स लेस देन के बाई टू। तो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, जो एच नोट वाला प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, इसको मैंने इंटीग्रेट किया 0 से लेके के बाई टू तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल रीजन था के बाई टू से छोटा। ठीक है, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 0.05 से। ठीक है, जो अल्फा की वैल्यू थी, इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ गई 0.447। ठीक है, दोबारा से देखेंगे क्या किया हमने। हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया, अल्फा से अल्फा की डेफिनेशन लगाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट किया, के की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद हमें देखो क्रिटिकल रीजन कैसे डिफाइन किया, के बाई टू। तो इसको डिवाइड किया मैंने 2 से, तो के बाई टू की वैल्यू आ गई 0.223। ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या था कि एक्स इज लेस देन के बाई टू। इसका मतलब हम वहां पे एच नोट को रिजेक्ट करेंगे जहां पे एक्स की वैल्यू लेस देन 0.223 होगा। ठीक है, अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, जो x की वैल्यू है वो है 0.19। अब 0.19 इज लेस देन 0.223। ठीक है, तो इस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन में रिजेक्ट हो गया। सेकंड के ऊपर आए 0.22। अब 0.22 इज ऑल्सो लेस देन 0.223, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, सी और डी एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 था, जो बहुत ही सिंपल था। बस हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया, उसके लिए फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कर रखा था एच नोट के अंडर। अल्फा के रेस्पेक्ट में हमने सी या फिर के को फाइंड आउट किया, के बाई टू निकाला, क्रिटिकल रीजन डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट थे, मतलब एमएसक्यू थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 तक के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थे। अब इसके बाद मैंने ना एक पीडीएफ सा डाला हुआ है, मतलब एक पेज डाला हुआ है, इसको सभी देख लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ जनरल एक्सपेंशंस लिख रखे हैं, तो इनको याद करना है, क्योंकि ये काफी बार यूज होते हैं। तो ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड करके लिख रखे हैं, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार यूज होते हैं, तो इनको सभी याद करेंगे। ठीक है, तो कुछ जनरल एक्सपेंशंस लिख रखे हैं, इनको सभी नोट डाउन करेंगे।
और ये पक्का याद होने चाहिए एग्जाम टाइम में, ठीक है। ए की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का, log 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स का, log 1 माइनस एक्स का, 1 प्लस एक्स की पावर एन का, साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। ये मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो यूज होते हैं उनमें ये टर्म्स हैं और इनको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 2020 के क्वेश्चन जिसमें हमने एमएसक्यू कवर किए, ठीक है। और ये कुछ जनरल एक्सपेंशंस जिनको तुम्हें देखना है और याद कर लेना है और अप्लाई करना है, ठीक है। सो थैंक यू।